वापस हो जाएंगे। वापिस दोस्ताना अवस्था पक्का हो जाएगा। 11-12 अध्याय पढ़ रहे लेकिन वो पाठ हो गया कि नहीं हो गया? चलो बोलो चर्चा से। पंचकर्म का निदान है ये नई बैच वालों के लिए। अब पुराने बैच को जो परिचय सुना था उसमें क्या है तुमको समझाने, अभी तुम प्रश्न पूछ सकते तो ज्यादा जल्दी फायदा है। दोष स्थान अवस्था है पंचकर्म का निदान है। नाना जी ने इसको डिजाइन किया है। हम कॉलेज में निदान के साथ करते थे तो हेतु पूर्व रूप म्हणजे षटक्रिया का हेतु पूर्व रूप रूपोशा संप्राप्ति तो उतना डिटेल लिखने में पूर्व रूप विषय सब पूछते पूछते पेशेंट भाग जाएगा। ओपीडी लेवल में पंचकर्म करना है, ओपीडी लेवल में नंबर ऑफ पेशेंट जब चेक करने हैं तो ज्यादा हिस्ट्री लेने के इसमें टाइम पास करने जाएंगे तो पेशेंट कम बढ़ते हैं। या कितना पेशेंट आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है तो पटके में सामान्य निदान आपको आना चाहिए। पेशेंट समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ गए तो फिर विशेष निदान के लिए बहुत सारे आयुध आगे दिए हुए, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो विद इन ए सेकंड आपका निदान होना चाहिए। पेशेंट की प्रधान वेदना देखते देखते आपको निदान समझना चाहिए। उसके लिए सामान्य निदान की प्रक्रिया है दोष स्थान और अवस्था। 11-12 अध्याय जिसने पढ़ा है, पाठांतर किया है, उसको और अच्छा इजीली समझाएगा। इदम आगम सिद्धत्व प्रत्यक्ष फलदर्शनात् मंत्रवत प्रवक्तव्य न मीमांसा कदाचित्। ये भागवत खुद के बारे में आपको बताता है कि आप इतना ही काम करो, बाकी कुछ ज्यादा सोचो मत। तो दोष 3 है, आपको सबको मालूम है। वात पित्त कफ दोषों के उद्भव स्थान 3 है। आमाशय, पश्चिमाशय, पक्वाशय, वहां उसका उत्पत्ति होती है। फिर उसके संचारी स्थान है पक्वाशय, कटी, सप्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रिय। ये संचारी स्थान यहाँ दिए वाक्य पित्त कफ की ऊपर चार्ट बनाया हुआ, वो आपको रोज जाते आते पाठ करना है। ये संचारी स्थान जिस दोष का पेशेंट तुम्हारे पास आता है, वात का आता है, घुटना दुख रहा है, कंबर दुख रही है, तो भी आप उस पेशेंट का जैसे मॉडर्न वाले चेक करते हैं वैसे पक्वाशय, कटी, सप्ति, श्रोत्र, अस्थि और स्पर्शनेन्द्रिय नाड़ी पकड़ के ये बाकी सब चीजें चेक करनी है। चेक करने में क्या दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इन त्रिविध परीक्षा से उसका परीक्षण करना है। फिर अवस्था, पेशेंट की जो अवस्था है वो अवस्था देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं। पंचकर्म में अवस्था की चिकित्सा है। जो वैद्य बिना अवस्था देखे पंचकर्म करते हैं वो बहुत बार पंचकर्म फंसता है, या पंचकर्म को अवस्था बदल के वही ट्रीटमेंट चालू रखी तो पेशेंट भाग जाता है। जैसे योग बस्ती का वर्णन है, योग बस्ती में 8 बस्ती देने, वैद्य क्या ठहराते कि इसको 8 बस्ती देने, वो पहला तेल का दे देता है, सामावस्था है सोचता नहीं, पहले ही सामावस्था में तेल का बस्ती दे दिया, पेशेंट को बुखार आएगा, पेट में तकलीफ होगी, भाग जाएगा। इसलिए रट्टे मार की कभी चिकित्सा करनी नहीं है। पंचकर्म की चिकित्सा करनी तो रोज खुले आंखों से, खुले कान से तुम्हारे जो इंद्रिय है सब उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आप निदान करते हो, तो उसके लिए 10 बार पेशेंट को पूछना पड़ता है, 10 बार उसको दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न करना पड़ता है, तब वो पक्का होता है। इसलिए पहली अवस्था हर पेशेंट में हम क्या देखते हैं, सामावस्था है क्या निरावस्था है। सामावस्था होगी तो कैसे सोचना है, तो जीवा साम है इसका मतलब सामावस्था नहीं, तो उसके साथ स्रोतोरोध है क्या, बलभ्रंश है क्या, गौरव है क्या, अनिल मूढ़ता है क्या, आलस्य है क्या, अपक्ति है क्या, निष्ठिव है क्या, बल संग है क्या, क्लब अरुचि है क्या, क्लब है क्या। इतने लक्षण उस पेशेंट में आपको चेक करेंगे। ये सामान्य आम के लक्षण है। फिर सामवायु के लक्षण, सामपित्त के लक्षण, सामकफ के लक्षण आपको बनाने। आपके वात के जो गुण है वो आपको मालूम होने चाहिए, वात का प्राकृत कार्य मालूम होना चाहिए, और प्राकृत कार्य निरामावस्था में क्या होगा, सामावस्था में क्या होगा, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, ये प्राकृत वात का कार्य है। फिर उसमें आम घुस गया तो क्या क्या होगा वो आपको ढूंढना है। फिर यहाँ इसमें से कौन स्रोतोरोध होगा क्या, बलभ्रंश होगा क्या, गौरव होगा, आपको देखना है। इसलिए पहली अवस्था पेशेंट में सामावस्था, निरावस्था पकड़नी, नाड़ी पकड़ के
आपको ये पकड़ना है और पूछना है स्रोतों देखा बोलो है क्या गौरव है कांदे पड़ता है क्या आलस है। फिर दोष कहाँ है? पेशेंट जो प्रधान वेदना बताता है, प्रधान वेदना यदि शाखा में तो शाखा गति और कोष्ठ गति, यानी कोष्ठगत दोष है या शाखागत दोष है, ये दूसरी बड़ी अवस्था है। हमको यदि वो बोलता है कि आमाशय में जी में चल रहा है, पेट में गड़बड़ है, पेट में उल्टी जैसा लग रहा है, दोष का है कोष्ठ में। तो बोलता है कि मांडी के स्नायु दुख रहे हैं, पिल्लियां दुख रही है, तो दोष का है शाखा में। तो शाखा से उसको स्नेहन स्वेदन करके कोष्ठ में लाना पड़ेगा, बाहर निकालना। कोष्ठगत दोषों को जी में चल रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, पानी पीना, मुंह डालना, उल्टी करना है, तैयार है दोष, उसको निकालना है। तो शाखागत दोष और कोष्ठगत दोष, ऐसी दो बड़ी अवस्था है। और ये अवस्था बहुत बार वैद्य लोग देखते हैं, जिसको आपको देखना है। यदि वो ओपीडी में तुरंत आता है तुम्हारे पास चय अवस्था में, चय एवं जय दोष है, ऐसा हमने सुना है। तो जब तुम्हारे पास वो चय अवस्था में आता है तब फालतू उसको 2-2 गोली 3 बार ले, नहीं होता उन बस्ती देंगे नहीं, पहले बस्ती दे, फिर 2-2 गोली 3 बार ले, बस्ती से पूरे दोष निकल गए, प्रभु से शोधन हो गया, फिर 2-2 गोली 3 बार चय दोष शमन के लिए दिया, तो 200% वही की वही रिजल्ट मिल जाता है। और यही गलतियां आजकल के जो भी नए नए लोग हैं वो करते हैं। वो बोलते हैं तो पहले दवाई ले, 7 दिन नहीं फायदा तो फिर अपन पंचकर्म, पंचकर्म फायदा नहीं हुआ तो नहीं करना है, पंचकर्म पहले करना है क्योंकि दोष ज्यादा है, और फिर बच्चे को ये दोषों के लिए शिक्षा मन चिकित्सा के लिए। इसलिए शाखागत अवस्था, कोष्ठगत अवस्था। शाखागत अवस्था कैसी है? शाखा रखता गया तो अच्छा, जो धातुगत जो जितने बीमारियां है जहाँ धातु में खवे गुण है वो सब शाखागत अवस्था। अंत कोष्ठ महास्पृत आम पक्वाशय जो दोष है वो कोष्ठगत अवस्था है। अभी वो कोष्ठगत में भी 2 अवस्था आती है, उत्कृष्ट अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था। जैसे मैंने अभी वमन का उदाहरण दिया, जी में चला उल्टी जैसा लग रहा है तो उत्कृष्ट अवस्था है, पानी पीना निकालना है। अनुत्कृष्ट है, आमाशय में दोष है, पक्वाशय भरा हुआ है, संडास का ख्याल हो रहा है लेकिन संडास नहीं हो रही है, अनुत्कृष्ट अवस्था है। फिर उसको तेल डालो, गैसेस निकालो और काढ़ी का बस दे दो, दोष निकल जाते बाहर। इसलिए ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अवस्था कोष्ठगत है, ये ध्यान रखना। और ये कोष्ठगत वाले पेशेंट सबसे ज्यादा ओपीडी लेवल में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको कोष्ठ समझते नहीं और बिना कोष्ठ का उसको शमन चिकित्सा दे देते। उसके पेट में 1 किलो भर वात है और उसको हम अमवा थोड़ी 2-2 गोली 3 बार देते हैं, या 300-600 मिलीग्राम की गोली। वहां क्या काम करने वाली, वह बस्ती काम करेगा, बच्चे कुछ दोषों के लिए वो अमवा थोड़ी काम करेगी। इसलिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कोष्ठगत अवस्था है। संतर्पण अवस्था, अपतर्पण अवस्था। रुग्ण कैसा चाहिए? हमको पंचकर्म करना तो संतर्पण तो चाहिए। व्याधि कैसा चाहिए? संतर्पण। लोगों को संतर्पण तो तुरंत उसको बस्ती दे सकते हैं, तुरंत रक्त मोक्षण कर सकते हैं, तुरंत उसको बाकी चीजें हम उसकी साफ सफाई के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये संतर्पण अवस्था है। अपतर्पण अवस्था, रुग्ण अपतर्पण होते, व्याधि अपतर्पण होते। और बस्ती दे दिया तो और BP 90/60 से और नीचे चला जाएगा, चक्कर आके पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर रुग्ण का संतर्पण करेंगे, रुग्ण से अपतर्पणोत्तर व्याधि संतर्पणोत्तर, तो फिर रुग्णों को BP बढ़ाएंगे, मीठा पाउडर देंगे, लक्ष्मीलाल सीताफल देंगे, द्राक्षा स्वरस देंगे, दाड़िम जूस देंगे, फिर 110/70 हुआ, फिर उसका रक्त मोक्षण करेंगे, व्याधि का अपतर्पण करेंगे। इसलिए व्याधि का अपतर्पण कराएंगे। पंचकर्म में पंचशोधन है, अपतर्पण चिकित्सा है, इसलिए उसको करते वक्त संतर्पण अपतर्पण अवस्था कंपल्सरी देखनी है। इसलिए हर पेशेंट में अभी कल से तुमको क्या देखना है, कौन सा दोष है प्रधान वेदना में, कौन से स्थान में है, उद्भव स्थान में क्या संचारी स्थान में, और कौन सी अवस्था है, सामावस्था है क्या निरावस्था है, शाखागत अवस्था है क्या कोष्ठगत अवस्था है, उत्कृष्ट अवस्था है क्या अनुत्कृष्ट अवस्था है, संतर्पण अवस्था है क्या अपतर्पण अवस्था है। इतनी चीजें हर व्याधि में आपको कंपल्सरी देखनी है। अब ये निदान समझने के लिए आपको सूत्रस्थान 11 अध्याय लगेगा, और उसकी चिकित्सा भी आपको, उसके सब लक्षण आपको पाठ आने चाहिए। एक बार पाठ हो गया तो बाद में उसको इस्तेमाल कैसा करना इजी हो जाता है। यदि पाठ नहीं और पहले इस्तेमाल कैसा करना समझ में आ गया तो फिर पाठांतर रहा तो फटाफट पेशेंट सामने आने के बाद सोचता है, अरे ये श्लोक ऐसा ऐसा है, पेशेंट एक ही लक्षण होता था, आवाज घूंघट सहन नहीं होता, नाड़ी पकड़ के आपको उसको पूछना है रसे रोक्ष है क्या, त्वचा रुकी क्या, हाँ रुकी, नाड़ी पकड़ ली, हाँ उसको लगता है इसमें नाड़ी में समय, श्रमशोष, चलते वक्त सांस फूलती क्या, हाँ सांस फूलती, मुंह सूखता है क्या, सूखता है, चक्कर आती है बारी आती है, और फिर
शब्दासहिष्णु होता, फिर आवाज सहन नहीं होता। उसका एक लक्षण, आपको 4 लक्षण आपको बताना है। और रस क्षमता, रस धातु की चिकित्सा कितनी इजी है, सिर्फ नमक शक्कर पानी पिला दिया तो भी अच्छा होने वाला है। तो नमक शक्कर पानी बता दिया तो पैसे देगा नहीं, इसलिए गुड़ी देना है उसका, नमक शक्कर के पानी के साथ देना है। संतर्पण हो गया कि पेशेंट 5 मिनट में अच्छा हो जाता है। यह अवस्था आपको समझने के लिए आपको ये श्लोक पाठ चाहिए, या 11-12 अध्याय जितना आप पाठ करेंगे उतने पैसे ज्यादा मिलेंगे, नहीं तो कुछ मिलेंगे नहीं, देना है पक्का रखना। प्राकृत वायु का जो कार्य है, कम चला, उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग प्रवर्धनी, सम्यक गत्याच्या धातूनां अक्षराणां पाठवण्याचे, उसके प्राकृत कार्य। चले अभी दिमाग में बात आया, पहले तुमको ये श्लोक याद आना चाहिए। कभी भी ये श्लोक याद आता नहीं, पेशेंट चेक करते हो कभी भी नहीं आता याद, है ना। पेशेंट को घुटना दुख रहा है, कहा दुख रहा है, उसको हाथ पाव कुछ लाटन पिटन, लेकिन ये जो बात बिगड़ा है, प्राकृत कार्य बिगड़ा है, तो इसमें कौन सा कार्य बिगड़ के तुम्हारे पास आया है? हर वायु के प्रकार का एक ही कार्य है वहां, इसलिए तुमको वायु का निदान सूक्ष्म विशेषण जो है अवश्य कल्पना निदान करने के लिए उत्साह। पेशेंट थोड़ी बोले, पेशेंट इतना बोला, फ्रेश नहीं लगता कि तुम्हें बात दिमाग में आ गया। उश्वास निश्वास, श्वास लेने में बहुत दिक्कत आ रही, कल परसों श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। प्राण है, निश्वासान प्रवेश प्राण का कार्य है। श्वास छोड़ने में दिक्कत आ रही है, दमा वाला पेशेंट आया था, श्वास आधा पूरा छूट रहा है, श्वास छोड़ने में दिक्कत आ रही है। उदान वायु, उसका काम है उदान का छोड़ने का, प्राण का लेने का। उश्वास निश्वास, चेष्टा हलचल, व्याग का कार्य, वेग प्रवर्तन किसका है? आपान का है। मल मूत्र शुक्र आर्तव निष्क्रमण क्रिया उसकी है, तो ये सब वेग है, इनका प्रवर्तन ऑपरेशन करता है। पीसीओडी वाला पेशेंट आती है, ये सब वेग प्रवर्तन है कि उसको बोलना संडास साफ होती है कि नहीं, ऑपरेशन बोलती है कि मुझे उस टाइम गैसेस होते हैं, संडास साफ नहीं होती है, ज्यादा पतला हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, तो वेग प्रवर्तन आपान का कार्य बिगड़ा हुआ है। सम्यक गत्याचे धातु ना, धातु की गति सम्यक कौन करता है? व्यान वायु, क्योंकि वो बुद्ध स्थित हृदय के स्थिति में रहता है। हृदय मूलम दश धमन्यास्य, 10 एंडोक्राइन ग्लैंड को रसवस होता है, व्यान वायु रस धातु को लेके जाता है, घूमते रहता है और हर धातु का पोषण करता है। सम्यक गत्याचे धातु अक्षराणाम पाठवण्याचे, इंद्रियों का पाठन करना, ये प्राण का कार्य। तो इसमें एक एक लक्षण एक एक वायु का कार्य है, और वो बिगड़ा क्यों वायु आपको दिमाग में आना चाहिए। आपको प्राण वायु दिमाग में इधर बता दिया कि ये प्राण का आपको में तकलीफ है, तो आपको प्राण वायु याद आ गया, तो आप पूछेंगे प्राणो अत्र मूर्धगा, प्राण सिर में रहता है, तो सिर में उसके साथ कौन रहता है? मज्जा धातु रहती है, तब तर्पक कब रहता है, उसको हम चेक करेंगे। यदि प्राण बिगड़ा तो तर्पक कब या मज्जा धातु की दृष्टि दिखेंगी, या प्राण वायु का प्रकोप दिखेगा। या मज्जा धातु का क्षय, तर्पक कब का क्षय, इसलिए प्राण वायु का प्रकोप दिखेगा। यानी फटाफट आपका निदान फटाफट हो जाता है। फिर प्राण वायु के पूरे कार्य देखेंगे, प्राणोत्तर मूर्धगा, उरह कंठ, अच्छा है क्या स्थितो लगा के प्रश्न पूछ के, चलो फिर बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, ध्रुव, ये उसका कार्य है। इस पेशेंट में बिगड़ा हुआ है क्या? पेशेंट थोड़ी बोलना है, आपको ये पूछना है उसको, तो पूछने के बाद आपका कंफर्म हो गया प्राण की चिकित्सा करनी। प्राण की चिकित्सा का है, नस्य करना है, स्थानीय संशोधन करना है, मोर मुद्र वे देना है, हो गया प्राण का कार्य। तो ऐसा वो फटाफट चिकित्सा सूझने के लिए तुमको ये श्लोक पाठ चाहिए। पित्तम पक्ति उष्ण दर्शनी, श्रोत्र रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य अनुमार्ग, यानी पचन का काम, उष्णता शरीर में निर्माण करने का काम, दृष्टि, भूख प्यास रुचि प्रभा मेधा बुद्धि स्थूलता मार्दवता, ये सब पित्त का काम है। ये पित्त का कार्य बिगड़ा हुआ तो पेशेंट तुम्हारे पास आएगा कि ये मुझे पचन बिगड़ा हुआ है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, टेस्ट नहीं लगती, जो भी है, स्किन एकदम खराब हो गई है, प्रभा चली गई है, धारण शक्ति नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो फिर वो पित्त के हिसाब से हम उसको प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंध समाधि में प्राकृत कार्य कब अच्छा होगा, प्राकृत होगा तो क्या होगा, उसके शरीर पे स्थिरता होगी, स्निग्धता होगी, संधि बंध उसके अच्छे पक्के हुए होंगे,
क्षमा आदि नहीं है, वो शांत प्रकृति का, शांत स्वभाव का उसका आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें पेशेंट में देखने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये कार्य हमने देखा, फिर वो कार्य कहाँ होता है, उत्साह उश्वास अनिश्वास है, मैंने हर वायु का उसका लेना देना समझा दिया आपको, प्राण का काम के अन्न लेना, उदान तक बाहर फेंकना, तो वैसा ही ये कार्य बिगड़ने के लिए उस वायु के संचारी स्थान आपको मालूम होने चाहिए। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रिय स्थानम वातस्य तथा अभी पक्वाधानम विशेषता। आपको बहुत घाई है, टाइम नहीं, तो कम से कम पक्वाशय को हाथ लगाओ, पक्वाशय का दर्शन दो, पक्वाशय को स्पर्शन करो। मैं हम यहाँ बार बार आपको बोलते हैं, बस्ती के बाद पेट देखा क्या, कोई देखता नहीं है ना, उसको पेशेंट का पेट पक्वाशय पहले कैसा था अभी कैसा है, बार बार आप उसका निरीक्षण करेंगे। आयुर्वेदिक निरीक्षण का प्रकार है, उसकी नाभि कैसी थी, उसका पक्वाशय पहले कैसा था, लंबर स्पॉन्डिलोसिस वैसे आज L4 L5 कैसा था, परसों कैसा था, आज साइटिका वाले को अंगूठे से दबाया तो कितना स्टिफनेस था, कल कितना था, परसों कितना था। कभी कोई पेशेंट झूठ बोलता है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंटली तुम बता सकती कल से आज अच्छा है, और उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करें। इसलिए पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र स्पर्शन स्थानम वातसत्ता भी पक्वाधानम विशेषता। पक्वाशय उसका उद्भव स्थान है, पक्वाशय बाकी वो पक्वाशय स्थित वायु से बाकी 4 वायु का पोषण करता है। उद्भव स्थान पक्वाशय, संचारी स्थान ये बाकी चीजें। यदि ये संचारी स्थान में वात है, कटी शूल लगे पेशेंट आया तो हमारा निदान क्या होगा, शू लेने क्या वात, कटी यानी क्या वात का संचारी स्थान, लेकिन हमारा निदान हो गया कि वात दोष वात के संचारी स्थान में प्रकोपित है। फिर लगे चिकित्सा आनी चाहिए। वात के लिए क्या तेल, वात स्थान के लिए क्या बस्ती। हम इस पेशेंट को क्या करेंगे, तो तेल लगाएंगे, बस्ती देंगे। कब देंगे, फिर वात 2 कारणों से प्रकोपित होता है, वायु धातु क्षयात के ऊपर मार्ग से आवरण है। संडास साफ है क्या, पेशेंट बोलेगा नहीं संडास साफ नहीं और कंबल दुख रही, यानी मार्ग और जन्यवात प्रकोप है, क्योंकि पक्वाशय भरा हुआ है, उसको आने के लिए जगह नहीं। फिर ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, पहले बस्ती देंगे, पक्वाशय खाली करेंगे और फिर उसको स्नेह शोधन करेंगे। मैंने कटी का जो वात संचारी खवेगुण हुआ है कमर में, वहां से उसको स्नेह शोधन करके पक्वाशय में लाएंगे, तो 10 गुना ज्यादा दर्द में फर्क पड़ जाता है। हमने रट्टे मार के तो ये ऑपरेटिव स्नेह शोधन ऐसे दिमाग पे रखे, उस संडास न साफ नहीं ऐसे पेशेंट को कमर को स्नेहन और शोधन करवा दिया तो क्या होगा, स्नेहन शोधन के बाद में कमर में जो वात है वो वहां से छूटेगा, उसका शमन होगा। शमन होने के बाद वायु कहाँ जाएगा, उद्भव स्थान में। उद्भव स्थान कहाँ है, पक्वाशय। पक्वाशय में जगह है क्या, उसको मल भरा हुआ है, नहीं आएगा। फिर बेचारा पक्वाशय तक जाएगा, उसको जगह नहीं, तो फिर वो तिर्यक होता है, फिर वो मांडी में दर्द करेगा या पीठ में छाती, ऊपर पीठ में छाती में खांधे में चढ़ जाएगा। फिर पेशेंट बोलता है कि कमर में तो फायदा है लेकिन पाँव में दर्द बढ़ गया है, फिर हम उसको फिर वो पाँव बस्ती देंगे, फिर बस्ती के बाद वो वापिस पाँव का दर्द कम होता है। तो ऐसे करने के बजाय पहले ही बस्ती दे दो, फिर स्नेह शोधन करो। यदि पेट साफ है तो पहले स्नेह शोधन करो, फिर निराम अवस्था है तो काढ़ी का देने के बजाय अनुवासन दो, मात्रा बस्ती भी दिया। तो ये शाखा कोष्ठ गति समझने के लिए आपको उसका निदान आपका होना चाहिए। इसलिए पक्वाशय घटी सकती है, संचारी स्थान हर पेशेंट की चेक करने की आपकी प्रैक्टिस करनी है। नाभि रामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसा दृक् स्पर्शनम पित्तस्य दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषता। नाभि उसका विशेष स्थान है, उद्भव स्थान है। लसिका रुधिरम रसा संचारी स्थान पित्त है। मेरे पित्त वाला पेशेंट आया, जख्म वाला या विचर्चिका और लसिका पानी छूट रहा है, तो क्यों, कौन सा दोष है, पानी छूट रहा है तो श्रावी है, तो वो कफ का नहीं है, तो पित्त का है। लसिका, कफ का भी लसिका आती है, लेकिन लसिका रुधिरम रसा तो स्पर्शनम पित्त से, ये पित्त के आश्रय स्थान है। यहाँ आश्रय स्थान में कई गड़बड़ है, आपको कंपल्सरी चेक करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी नाभि क्या है, तो पित्त का उद्भव स्थान है। नाभि का ऊपर का जो भाग है, थोड़ा सा नाभि के ऊपर जो रहता है वो उदान वायु रहता है। उदान वायु का कार्य जो संचारी स्थान है वो नाभि है। गुणस्थान उदान से नासा नाभि गलांश रहता है।
यानी नासा से नाभि तक वो वायु जाता है, उसका संचर विचरण है, और फिर गलाश्चरित नाभि से गले तक आता है उदान वायु है। तो फिर उस पेशेंट का जब पेट के हाथ दर्द हो रहा है तो पेशेंट को छोटे बच्चों का पढ़ाया जाता करके देखना है, तो बेम्बी के थोड़ा ऊपर हाथ लगा रहा है तो उदान वायु है क्या, ये कंफर्म करना। बेम्बी के बीच में हाथ लगा रहा है तो पाचक पित्त की दृष्टि के देखना, और थोड़ा बेम्बी के नीचे हाथ लगा रहा है तो अपान वायु की दृष्टि के नहीं देखना। यानी नाभि के वही दो वायु और एक पित्त जमा हुआ है, और पित्त वात दृष्टि उस अवस्था में सबसे ज्यादा उस पेशेंट में रहती है। इसलिए नाभि के नीचे दर्द, और हमने एक बस्ती दे के 5 मिनट में बेड में दर्द कम हो जाता है। उरस कंठ शिर क्लोम पर्वाणि आमाशय रसा मेदो ग्रहणम च जिह्वाच कपस्य सुतराम मूला। उसका उद्भव स्थान क्या है, कफ का, तो आमाशय है, लेकिन पोषण करने वाला कपस्य सुतरा उरा, उर स्थान उसका पोष्य करने वाला, पोषण करने वाला जो अवलंबक कफ है वो उसका उद्भव स्थान माना गया है कफ का। क्लेदक कफ में सिर्फ क्लेदन होता है, वहां कफ की उत्पत्ति होती है, लेकिन सही में उत्पत्ति का होती है आहार रस से अवलंबक कफ बनता है, फिर रस धातु बनता है, वो कफ। वहां कफ के संचारी स्थान क्या है, आश्रय स्थान। तो उर कंठ शिर क्लोम, क्लोम यानी पैंक्रियास, पैंक्रियास को हम क्या बोलते हैं, अग्नि का आशय, यानी अग्नि का आशय होने के बावजूद वहां कफ वागवटाचार्य ने लाके रखा है, क्योंकि ये वागवट में ही है सब दोषों के उद्भव स्थान संचरी स्थान। ना चरक में है ना सुश्रुत में, चरक में कहीं होंगे तो आधा पूरा चरक है शायद उसमें नहीं, चरक के वात के दिए सिद्धि स्थान में, लेकिन पित्त के और कफ के कुछ दिए नहीं है, इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इधम आगम सिद्ध बोलते मैंने वो चरक विरक सब पढ़ के, दुखना फुटना चरक होने के पहले हमने उसको सब चोरी होने के पहले मैंने वो चरक पढ़ लिया है, और उसमें जो अच्छा है वो मैंने इधर डाल दिया है, आपको अलग से चरक पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए वो बोलता है यदि चरक मलिदे तद्र सुश्रुता दिया है आखिरी में श्लोक। इसलिए वो संचारी स्थान जो है, उद्भव स्थान जो है उर स्थान है, और संचारी स्थान ये सब पैंक्रियास से लेके है। उदक व स्वतः का भी उदक वटारू मूलक क्लोम, क्लोम यानी पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहाँ कफ भी है, उदक भी है, और एंडोक्राइन में अग्नि भी है, और अग्नि को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहाँ फायर ब्रिगेड लाके रखा है ध्यान में। फिर हर दोषों का उद्भव स्थान, संचर स्थान और कार्य, इसका चार्ट दे, इनको पीपीटी भेजेगा दोष स्थानावस्था की नए वालों को, तो आपको पढ़ने हैं, और उसमें से जो नहीं समझेगा वो पूछना है। जब जो कोई पूछेगा तो समझना इसको कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं पूछेगा उसको कुछ भी नहीं समझा है, ये समझना है ध्यान में रखना, क्योंकि इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आपको प्राण के, उदान के, व्यान के, समान के सब उद्भव स्थान, संचारी स्थान और कार्य आपको पढ़ने, उसके बारे में कल या आज शाम को, रात को जब टाइम मिल गया तो अपन आज रात को चर्चा करेंगे। बीच तक भी आपको पढ़ने फिर मैं बताऊंगा। पिछले महीने वाले को भी मैंने बताया था, एक ने भी मुंह खोल के भी पूछा नहीं कि इसका ये 4 स्थान कैसे है, क्योंकि वो ज्यादा होशियार है सब उसके दोषों के आश्रय स्थान। तत्र अस्थिनो स्थितो वायु, अस्थि के आश्रय में वात रहता है, यानी वात को आपको अच्छा करना है तो अस्थि का आश्रय ध्यान, यानी संचारी स्थान तुमने देख लिया, वे आश्रय स्थान है, ये सेकंडों में आश्रय स्थान है। मैंने अस्थि की कुछ भी गड़बड़ी तो बात की चिकित्सा करनी, सब दिख तरह बस्ती देना है। पित्त का श्वेत रक्त जो है, पित्त के संचारी स्थान में भी स्वेदा है और आश्रय स्थान में भी स्वेदा है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बाद में देखेंगे। और बाकी श्लेष्मा शेषेश, ये 3 छोड़ के बाकी सब तरफ कफ रहता है हमारे, सबकी सब तरफ कफ का आश्रय स्थान रहता है, और वो कफ स्निग्ध है, शरीर का स्निग्धता मेंटेन करने का काम वो करता है, और इसलिए वो यदि बिगड़ जाता है तो स्रोतो रोध बल भ्रंश, वो ये कफ करता है श्लेष्मा शेषेश जो है वो, और वो व्याधि उत्पत्ति करती है। इसलिए ये श्लेष्मा शेषेश निकालने के लिए वमन चिकित्सा है। वमन किसकी चिकित्सा है? अग्नि की चिकित्सा है। अग्नि की चिकित्सा क्यों है? ये सब जहाँ जहाँ अड़थड़े आने का काम ये कफ करने वाला है, इसको साफ सफाई करने वाला एक चिकित्सा है, वो वमन है। इसलिए आश्रय स्थानों से कफ को निकालना है तो वमन, जहाँ दोष संचारी स्थान में वहां 50 ग्राम घी लिया तो चलता है, लेकिन उरक कंठ शिरक क्लोम में होगा तो, लेकिन श्लेष्मा शेषेशु दोष होंगे
लीन होंगे, चिपके हुए होंगे, तो फिर वह 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम घी वर्धमान मात्रा में घी लेके सम्यक स्नेह के लक्षण पैदा करने पड़ते हैं। वर्चस्व निगम आसानतम करना पड़ता है, तब जाके वमन अच्छा होता है। यानी वमन के कब के स्नेहपान के 2 प्रकार का करना है। तो संचारी स्थान में कॉमन दे दिया चलेगा, आश्रय स्थान में तो आपको स्नेहपान बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आश्रय स्थानों को अनन्य साधारण होता है। यानी आपको अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, दोषों के उद्भव स्थान, दोषों के प्रकार, दोषों के उद्भव स्थान, दोषों के संचारी स्थान और दोषों का कार्य, प्राकृत सामान्य कार्य। फिर हर दोष का पांच प्रकार के जो है दोष, वास्तविक 15 प्रकार के सब कार्य आपको करने हैं। यदि आप ये पहला अच्छा पाठ कर लेते हैं तो फिर आगे का ट्रीटमेंट आपका अच्छा हो सकता है। फिर धातुओं का काम है, प्रीडनम, जीवनम, लेपा, स्नेह, धारण, पूर्ण, गर्भोत्पाद, श्रद्धम, श्रेष्ठम, कर्म, कमासुतम। एक एक धातु का एक एक ही लक्षण दिया है और आपको एक ही लक्षण पेशेंट में देखना है। प्रीडनम, जीवनम, लेपा, मांस क्षय वाला पेशेंट आया या मांस पुष्टि वाला पेशेंट आया तो लेपन कैसा है इतने आपको देखना है, कमर में, पाँव में, पीठ में। स्नेह, मेद क्षय वाला पेशेंट आया, मेद वृद्धि वाला है तो स्नेह कितना है, उसको रुक्षण चिकित्सा आपको तुरंत करनी। पेशेंट डोल रहा है, धारण पूर्ण ही नहीं है तो धारण का होगा, तो पूर्ण नहीं है क्या, हड्डी टिश्यू है क्या, पूर्ण नहीं है, अच्छी तरह खड़ा नहीं हो रहा है क्या, धारण बिगड़ा हुआ है। उसकी टीका भी बहुत अच्छी है आपको पढ़ने में। जीवनम प्राण धारणम रक्त, रक्त क्या करता है, प्राण का धारण करता है। पल्स रेट जब तक चालू है तब तक आदमी जिंदा है। स्तंभ स्पंदन किसका काम है, रक्त का है, इसलिए वो जीवन है। ध्यान रखो। स्नेहा, स्निग्धत्व, मेधसा, ये सब पढ़ना चाहिए। ये दोष प्राकृत एक बार समझ में आ गई, यहाँ हमको रुकना है क्योंकि पहले आप इसके तरफ ध्यान दो। इतना आपका होगा ऐसा कि फिर ये दोष बढ़ गए तो क्या लक्षण निर्माण होते हैं, ये दोष शरीर में कम हो गए तो क्या लक्षण निर्माण होते हैं, ये दोषों में आम घुस गया, साम दोष तैयार हो गए तो क्या लक्षण होंगे। ये दोषों का वृद्धि क्या होती है, खुद के स्थान में चय यानी वृद्धि, प्रकोप, फिर प्रसर, फिर स्थान संश्रय, फिर व्यक्त और भेद। आगे क्या अवस्था में दोष जाते हैं तो कौन से लक्षण होते हैं, ये दिया नहीं है, इन्होंने यहाँ वृद्धि क्षय लक्षण देके छोड़ दिया है, बाकी को आपको करना है। इसलिए बाकी का चार्ट तुमको बनाना है। इसलिए वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि, इसको कल देखेंगे। पहले तुम इतना आधा काम दोष अवस्था का वाकवट का पढ़ना है। अब इसके साथ साथ जिसको काम नहीं है या जिसको टाइम है उसने सिद्धि स्थान में चरक के बात के गुण, बात के 5 प्रकार का जो भी है उसके ऐड कर देना है, तो एक अलग से काम तुम्हारा हर टाइम आप भी हो जाएगा। बोलो किसको कोई अड़चन होगी तो पूछो, फिर आगे का काम बता रहा हूँ। कल कंपाइलेशन किसका बोला था, पढ़ने का ना, दुआ करो किया गया, किसने लिखा क्या था कल को, आरोग्यवर्धनी, मांजिष्ठा, शरीवा से लेके सब लिखना है, एक कागज पे एक ने अलग अलग लिखने का चालू करना है काम। कब के अगर संचारी स्थान में दोष बने तो आपने बोला कि वर्तमान क्रम में वृद्धि मात्रा ऐसा ही, और अगर वो आश्रय स्थान में बने, संचारी में तो 50,000 ग्राम डेली रहता देंगे तो ऐसा होगा, ऐसा क्यों, आश्रय में है तो क्यों ऐसा क्यों करना है। पहले आश्रय आता है कि पहले संचार आता है। संचार स्थान में इसका मतलब क्या है, वहाँ कब संचार कर रहा है, आप संचार करके वापस आ रहा है, आश्रय में गया तो आएगा तो वापस तो लाना पड़ेगा। वो दोष कैसा लीन है, वो आश्रय स्थान श्लेष्मा शेष उसने बता दिया, बाकी बच्चे कुछ कितने तो इतने खाने को ऊपर में 50-50 ग्राम घी का आगा स्नेह पान करेगा, नहीं करेगा, और उसका उत्तेज होता नहीं। यदि संचारी स्थान में दोष ज्यादा है तो सम्यक स्नेह के लक्षण उसको मिलते नहीं उस पेशेंट। और इसकी टीका भी पढ़नी है, टीका में भी बहुत सारे बारीक बारीक मुद्दे दिए हुए रहते हैं।
उसे अभी वो चार्ट लगाने के लिए अपने पास टाइम नहीं, इधर लगाया था सबके लिए, लेकिन अभी ये तोड़ फोड़ के उधर चला गया। उधर जाए तो जो करवाते हैं। अभी कल से पंचकर्म करते वक्त हर पेशेंट का देह यष्टि देख के कौन सी प्रकृति होंगी, कौन सा अग्नि कैसा होगा, कोष्ठ कैसा है, प्रकृति अग्नि कोष्ठ और देह यष्टि देख के थोड़ी बहुत प्रकृति का जजमेंट आ जाता है। अभी 23 लक्षण आपको नहीं आएंगे। फिर इसमें पंचकर्म करते कौन सा धातु सार है, कौन सा धातु आसार है, कौन सा स्रोत बिगड़ा हुआ है, कौन सी कला बिगड़ी हुई है, कौन सा अवयव बिगड़ा हुआ है, उस अवयव कौन से धातु से बनता है, ऐसा सोचने की प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और अच्छा करेगा। फिर उस पेशेंट की दिनचर्या पूछना है। पंचकर्म करते करते 2 लोग आपको रहते हैं, 10वीं परीक्षा पूछनी है, विश्व देश बल काल प्रकृति में, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें, अलग से हेतु सन्निकृष्ट मिल जाते हैं। वो अलग से मिलते हैं तो हम उस पेशेंट को और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकते हैं। बल हानि देखना है, आँखों की तरफ ध्यान देना है, प्रोसीजर होती है तब ध्यान देना है। करते वक्त तब तक अच्छा लगता है, बाहर आए कि कोई पेशेंट उल्टा पड़ जाता है कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो हालत खराब हो जाती है। ये क्यों होता है? फायदा तब है ना, फिर फायदा क्यों नहीं है, फिर उसके लिए और मेहनत क्यों करनी पड़ती है, तो उसके तरफ ध्यान देना। स्पर्श की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। तुम कैसा दबा जोर जोर से बेलन घुमाने से थोड़ी ताकत आने वाली। बेलन ये जितना धीरे करेंगे उतना रिजल्ट ज़्यादा है, जितना जोर से करेंगे उतनी तकलीफ ज़्यादा है। बेलन ये स्पर्शनेंद्रिय की चिकित्सा है। पक्वाशय की चिकित्सा बचती है। कटी शक्ति श्रोत्र कटी शक्ति इसके लिए स्नेह सदन है, श्रोत्र के लिए कर्म है, अस्थि और स्पर्शनेंद्रिय के लिए पक्वाशय स्थित बाकी सब जो चीज़ें। तो स्पर्शनेंद्रिय के लिए लाटन है, विमलापन है, संवाहन है, ये संवाहन करते हैं। जो पेशेंट सामवायु का है उसको हल्के हाथ से मसाज किया, सिर के ऊपर हाथ दबाया, तो उसको अच्छा लगता है। निराम वाले को नहीं लगता, लेकिन साम वाले को अच्छा ही लगता है। ऐसे उसको वो अंगूठे से मसाज करना है, अंगूठे से विमलापन करना है, तो उसको उस वहाँ के दोषों का विलयन होता है। और जब दोष कोष्ठ में आ जाते हैं तो वहाँ का मसल रिलैक्स हो गया तो दर्द में चलने में तकलीफ कम हो जाती है। बाकी संपत्ति बाद में जैसे बन होगी वैसे होगी, लेकिन उसके तरफ ध्यान देना। और अपने पास वाद व्याधि वाले ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए वो प्रक्रिया की तरफ ध्यान देना। उसका नेत्र कैसा है, उसके ओष्ठ कैसे है, प्रकृति वैसी पित्त की और ओष्ठ जाड़े जाड़े है, नेत्र गड़ुड़ है, श्वेत पटल खराब है। श्वेत पटल खराब है कि तुम्हारे तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसको पंचमाना से चेक करना है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, आपके अम्बुपान की हिस्ट्री आ रही है तो आम की उत्पत्ति हो रही है बार बार, तो देखना वेग भी धारण है क्या, ऐसा वो एक तुमको प्रैक्टिस करनी है। उसका कार्यक्रम आप भी लोग दिमाग में आएंगे ना, अभी समझेगा नहीं, लेकिन देखने की प्रैक्टिस जैसे करेंगे। एक आधे का बाल वृक्ष है, एक आधे का स्निग्ध है, एक आधे का डेंड्रफ ज़्यादा है, चिकन डेंड्रफ है, सूखा डेंड्रफ है, यहाँ से लेके पापड़ी के केस, कान की पाली, इसके यहाँ तक उसको ध्यान में आ जाता है। भी बताया श्वेत पटल का अगर निरीक्षण करो, बाद में समझेगा। उसका कफ का और पित्त का लेना देना रहता है। श्वेत पटल शुक्र धातु से, मज्जा धातु से, कफ के कारण यानी ग्रहणी के हिसाब से इतना उसके ऊपर हम देख सकते हैं। शुक्र सार मांस का श्वेत पटल कैसा होगा, मज्जा सार का श्वेत पटल कैसा होगा, तो जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे और सारा सरस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती देना ही है, जितना बस्ती से हाथ साफ होगा उतना अच्छा। तो बस्ती देने में लगता ईजी है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कैथेटर का जो तोड़ मुँह रहता है जहाँ से काढ़ा बाहर आता है, वो कभी भी नीचे रखना है बस्ती देते हुए। यदि वो करंजी जैसे ऊपर उड़ेगा कैथेटर डालने के बाद तो पेशेंट को सेंसेशन जल्दी आता है और संडास को भागता है। वो नीचे रखा तो सेंसेशन नहीं आता। इतनी कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो निरीक्षण वाली चीज़ है। तुम बराबर करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
4.5 आंगुल से ज़्यादा कैथेटर डालने से संवेदना कम होती है, फिर पेशेंट पूरा बस्ती सहन करता है। अंदर थोड़ा सा ही डाल दिया, बस ये नहीं कि रहेगी तो उसको तुरंत गैस या सेंसेशन होता है, और फिर आधी बस्ती छोड़ के उसको जाना पड़ता है। बस्ती हो गया कि पेशेंट को इच्छा नहीं रहती बाकी दूसरा बस्ती लेने के लिए, इसलिए वो तक नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है, उसके भरोसे मत रखना। उसका पच्चमाना से पक्वाश है दोनों भी चेक करो, तो उस हिसाब से फिर आप निर्णय लेना है। बीपी अच्छा होगा तो फिर वापस दूसरा बस्ती देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो फिर आप पूछो इसको इस बस्ते आधा ही गया क्या करना है, फिर उसके आगे का कार्यक्रम हम कर सकते हैं। नस्ते को कंपलसरी फड़के से सेकना ही है। यदि आप सेकते नहीं हो रुमाल से तो पेशेंट को तुम्हारा नस्ते कोई काम का नहीं, उसको कोई अच्छा लगने वाला नहीं। आप सेकेंगे तो ही वो बोलेगा कि हाँ मुझे अभी अच्छा लगा, और रिलैक्स होता है सीखने के बाद, तो ये आगे का कार्यक्रम करेगा। ध्यान देना। चलो।